2019 ग्रुप 1 फेडरल बोर्ड के 10th क्लास का ये पास पेपर है। इसके एमसीक्यूज आज के इस लेक्चर में डिस्कस होंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनते हैं -8x और -7x प्लस 56। ठीक है, तो जब ये लीनियर ये एक्स स्क्वायर के साथ जब आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो तो जो आपने फैक्टर्स गेस किए हुए होते हैं, एक फैक्टर आपने गेस किया -7 और दूसरा आपने गेस किया -8, तो इन दोनों के साइन चेंज करने से आंसर बन जाता है। और यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक भी करके बल्कि पूरा हम देख लेते हैं तो आंसर सही कंफर्म आपको पता चल जाएगा। एक्स कॉमन आएगा, यहाँ से -7 कॉमन आएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में x-8 जब कॉमन निकालोगे तो x-7 बनेगा। So correct option is Charlie option. MCQ number 2. The product of cube roots of unity is equal to 1. Beta option is correct option. यानी ये जो ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा क्यूब, इसका आंसर आपके पास इक्वल टू 1 आता है। ये आपने याद रखना है, चैप्टर 2 का एमसीक्यू है ये। नंबर 3. If alpha beta are the roots of this equation, then sum of the roots of 2 alpha and 2 beta is equal to what? देखो, सम ऑफ रूट्स पूछा है उसने, तो सम ऑफ रूट्स यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का क्या फॉर्मूला होता है। अभी देख लेते हैं। 2 कॉमन निकालो यहाँ से, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाओ -p/a, तो यहाँ से वैल्यूज डालो, b इज इक्वल टू क्यू, a इज इक्वल टू p, तो ये बनेगा -2q/p। This is the right option, Charlie option. MCQ number 4. The value of x in proportion is. इसको आपने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के जरिए सॉल्व करना है। चैप्टर 3 का एमसीक्यू है ये, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। तो ये मीन वैल्यूज की प्रोडक्ट लिखी और ये एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोडक्ट लिखी और लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस के मुताबिक इनको इक्वल कर दिया। क्या लिखा मैंने? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो ये 5 नीचे डिवाइड कर दो राइट साइड पे, तो 4 क्रॉस 15/5, ये आपके पास 12 आ जाएगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है पार्शियल फ्रैक्शंस आर ऑफ दिस आर ऑफ द फॉर्म। आप जरा गौर करो डिनोमिनेटर को कि ये जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर किसी को देखने में परेशानी होती है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके देखो तो ये चीज बनती है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज इक्वल इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे लॉन्ग डिवीजन की मदद से। यहाँ लॉन्ग डिवीजन सिंपल सी होगी, 1 के साथ ऑपरेट करवा दो आप, साइन चेंज करो तो ये आ गया 1। लिखने का ये फॉर्मूला होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो कोशेंट, इसको कोशेंट कहते हैं, 1 आ जाएगा, इसको रिमाइंडर कहते हैं, इधर 1 आ जाएगा, और डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसके आप जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी 1 ओवर a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? चार्ली ऑप्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी हो तो इस किस्म का एक एक्सप्रेशन आंसर में आएगा। MCQ नंबर 6. If A is subset of B, then A intersection B is equal to. आप एग्जाम्पल ले लो। पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सबसेट के केस में इंटरसेक्शन का आंसर हमेशा छोटे सेट के इक्वल आता है, यानी सेट ए के इक्वल आता है। एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल सेट ए आप ले लो 1, सेट बी आप ले लो 1,2। आपको नजर आ रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन एलिमेंट्स 1 है तो वो सेट ए के इक्वल आ गई। इसी तरह अगर यूनियन होता तो यूनियन के लिए भी साथ ही याद रख लो, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये वाला एमसीक्यू आ जाए कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी का आंसर बड़े वाले सेट के इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसेट के केस में यूनियन का आंसर बड़े सेट के इक्वल, और उसी सबसेट के केस में इंटरसेक्शन का आंसर छोटे सेट के इक्वल। MCQ number 7. The range of the following relation is what? Range consists of all second elements of ordered pairs. इन तमाम ordered pairs के second elements को यहां लिखो, कॉमा के जरिए सेपरेट करो, 3 2 1 4, फिर इनको करली ब्रैकेट्स में क्लोज करने से ये जो सेट बनता है, दिस इज कॉल्ड रेंज।
सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 3 2 1 4 हो या 1 2 3 4 हो, एक ही बात है। MCQ number 8. The most frequently occurring observation in a data set is called mod. ठीक है, वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो बार बार सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो खुद को रिपीट कर रही हो, उसको मॉड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस डेटा में वो कौन सा नंबर है जो खुद को सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट कर रहा है। 1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 2 जो है यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीट हुआ, और बाकी 3 4 5 1 टाइम रिपीट हुए। तो 2 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, ऐसा सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर मॉड कहलाता है। नंबर 9 MCQ, सीकेंट और कॉट की प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है। देखो सीकेंट का फॉर्मूला लिखो, सीकेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, ये चैप्टर 7 का MCQ है, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। इसको कैंसिल करो तो देखो 1/sin थीटा लिखा हुआ है कहीं पे, ये ऊपर 1 बना, नीचे sin थीटा बना, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द chord ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मैं डायग्राम भी इसकी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, पहले आप याद रख लो इसका चार्ली ऑप्शन है। ये एक सर्कल लो, कॉर्ड का मतलब होता है सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली, सर्कमफेरेंस के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यहां पे हम कह देते हैं ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब इस कॉर्ड का वो कहते हैं अगर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, वो लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास करे और एंगल 90 डिग्रीज का ले, ऐसा राइट बाइसेक्टर कोई भी कॉर्ड ले लो, याद रखना कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है। ये एक थ्योरम भी है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो उसकी तमाम कॉर्ड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी के ऊपर लाई करता है। ठीक है, यानी तमाम राइट बाइसेक्टर्स सेंटर के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। MCQ number 11. Line segment joining any point of a circle to the center is called what? इसकी स्टेटमेंट, ऐसे MCQ जब भी आए थ्योरम्स में से, तो आपने क्या करना है, रीडिंग करके स्टेटमेंट की डायग्राम ड्रॉ करनी है। लाइन सेगमेंट बनाना है आपने, जो एनी पॉइंट ऑफ सर्कल यानी सर्कमफेरेंस के पॉइंट को सेंटर के साथ मिलाएगा। ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट और ये जो है सर्कल का सेंटर O, तो OA आप बताओ क्या होता है, रेडियल सेगमेंट होता है, जिसके मैग्नीट्यूड को हम रेडियस कहते हैं। नंबर 12, अ सर्कल हैज ओनली वन सीकेंट कॉर्ड टेंजेंट सेंटर, इसका राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। ठीक है, सीकेंट में आपको बता देता हूं, एक ऐसी इन्फिनिट लेंथ की लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करके सर्कल को क्रॉस करके बाहर निकल जाती है दोनों साइडों से। कॉर्ड प्रीवियस MCQ में बताया था, और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक्सटर्नली सिर्फ किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, सच दैट इंटरसेक्ट करके बीच में दाखिल नहीं होती। तो सीकेंट्स जो है एक से ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट्स भी एक से ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल ये, और कॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो सेंटर सिर्फ एक ही यूनिक होता है। MCQ नंबर 13. Two chords in a circle subtending two congruent central angles are congruent. ठीक है, इसका अल्फा ऑप्शन है राइट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सर्कल लो, टू chords इन अ सर्कल, कहते हैं कि अगर हम दो कॉर्ड्स ऐसी लें, अगर हम दो ऐसी कॉर्ड्स लें जो सर्कल के सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करें, यानी अगर ये वाला एंगल इक्वल हो इस वाले एंगल के, तो फिर ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, पैरेलल होंगी, इनकॉन्ग्रुएंट होंगी या ओवरलैपिंग होंगी। तो ऐसी जो होती है कॉर्ड्स वो इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। नेक्स्ट 14 MCQ है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स। तो इसको सबसे पहले हम जरा डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे जरा गौर करो, ये लिखा हुआ है सर्कल्स डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को टच ना करते हो, थोड़ी दूरी पर एक दूसरे से गैप और फासले पे मौजूद हो, डिस्टेंस पे मौजूद हो। ये दो डिसजॉइंट सर्कल्स बना लिए, ये टच नहीं कर रहे, इधर दरमियान में आपको गैप नजर आ रहा है। अब इनके कॉमन टेंजेंट्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन पहली बार डेल्टा ऑप्शन है। 4 टेंजेंट्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टेंजेंट ये होगा, दूसरा इसी के पैरेलल इधर नीचे कहीं पे होगा, तीसरा टेंजेंट जो है यहां से गुजरेगा
ये मैं मुझसे थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है शायद, ये ऐसे, ठीक है, ये इस पॉइंट पे टच कर देगा, ये इस पॉइंट पे, और चौथा इसके क्रॉस में ऐसे डायगोनल की डायरेक्शन में यूं गुजरेगा, ठीक है, ये कहीं पे सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। तो ऐसे 4 टोटल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 15, लास्ट एमसीक्यू है इस लेक्चर का। द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज, हेक्सागोन के बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल एक कितना होता है? हेक्सागोन एक 6 साइड्स वाली ज्योमेट्रिक फिगर होती है, ये 6 साइड्स हैं, ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर भी होता है आई गेस सो। अब देखो रेगुलर हेक्सागोन क्या होती है। रेगुलर हेक्सागोन ऐसी साइड्स, ऐसी पॉलीगॉन होती है, मल्टी साइडेड फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, साइड्स भी इक्वल और एंगल्स भी तमाम इक्वल होते हैं। तो आप देखो इसके निकालने का ये तरीका होता है, एक्सटर्नल एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, 360 को हम नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करते हैं हमेशा, ये फिक्स फार्मूला है। तो अब देखो इसके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हेक्सागोन के पास 6 होती हैं, इसको डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 60। 60 डिग्री में आया, लेकिन उसने देखो सारी वैल्यूज रेडियन में पूछी हैं, तो डिग्री से रेडियन में जाना बड़ा आसान होता है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए 60 को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ओके, या ये बल्कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ऐसे भी आंसर आ जाता है पाई बाय 3, लेकिन ज्यादा आसान तरीका है 360 की जगह आप लिख दो 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, इस 360 की जगह मैंने डायरेक्ट 2 पाई लिख दिया, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी 2019 का जो ग्रुप 2 का पेपर होगा उसके एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे।